हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से आपका अपना एडुकेटर चैनल में स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जुलाई 1830 की क्रांति। क्या पढ़ा था? 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सन 1848 की क्रांति। कब की क्रांति? सन 1848 की क्रांति पढ़ेंगे। हम लोगों ने जुलाई 1830 की क्रांति में पढ़ा था कि कैसे चार्ल्स दस जो है पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाता है। जो पोलिग्नेक होता है, क्या उसने अभिजातीय वर्ग की स्थापना करता है और उन्हें विशेष अधिकार देता है, जिसके खिलाफ उनके सदन के लोग ही उनका विरोध करते हैं और जो उदारवादी लोग हैं उनका विरोध करते हैं। जो सुधारवादी लोग हैं उनका वो सभी इनका विरोध करते हैं। किसका? पोलिग्नेक को। जिसके विरुद्ध में आके चार्ल्स द्वितीय किसके पक्ष में आ जाते हैं? पोलिग्नेक के पक्ष में आते हैं और उदारवादियों के विरोध में उनके सदन प्रतिनिधि जो होते हैं उनके विरोध में आके चार्ल्स दस जो होते हैं उन्होंने 25 जुलाई 1830 में एक घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसके कारण गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध आरंभ हुआ जिसके वजह से उन्हें पलायन करके वहाँ से भागना पड़ा। किसको? चार्ल्स दस को। उसके बाद कौन? लुई फिलिप वहाँ के शासक बने। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं सन 1848 की घटना। सन 1848 की क्रांति ये क्या हुई थी? लुईस फिलिप एक उदारवादी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसने क्या किया कि जो लुई फिलिप था एक उदारवादी शासक था, क्योंकि इस सत्ता कैसे हासिल किया था? फ्रांस की जनता का समर्थन लेके, वहाँ के पत्रकारों का समर्थन लेके, ठीक है, और उदारवादियों का समर्थन लेके वहाँ का शासन हासिल किया। लेकिन इसलिए यह उदारवादी शासक था, लेकिन ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था। इसने क्या किया कि अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, कोई इसका विरोध न करे, उनको खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। क्योंकि उनको अच्छे अच्छे पद दिए अपने शासनकाल में, उनको अपनाया, ठीक है, ताकि इनका विरोध कोई ना करे। और इसने क्या किया? 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। गीजो को इसने प्रधानमंत्री बनाया। वह क्या था? गीजो ये तो उदारवादी शासक थे, लेकिन इन्होंने जिसको प्रधानमंत्री बनाया गीजो को, वह एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी संवैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो प्रतिक्रियावादी इस शासक थे वे नहीं चाहते थे, जैसे चार्ल्स दस के बारे में हमने पढ़ा था कि वे नहीं चाहते थे कि राष्ट्र हित में कोई सुधार हो, ठीक है। वो उसी प्रकार एक कट्टर प्रतिक्रियावादी वादी था। वह किसी तरह के संवैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरोध था। और लुई फिलिप्स ने पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद किया जिससे शासन कार्य में अभिरुचि नहीं थी। जो लुई फिलिप्स था इसने तो पहले उदारवादियों का, वहाँ के पत्रकारों का, वहाँ की जनता का समर्थन पाके वहाँ का शासक बना। लेकिन इसने क्या किया कि 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। कट्टर प्रतिक्रियावादी, वह किसी प्रकार का, जो गीजो था वह किसी प्रकार न संवैधानिक, न सामाजिक, न आर्थिक सुधार नहीं चाहता था कि किसी प्रकार का सुधार देश में हो, ठीक है। बहुत ही कट्टर था। और जो लुई फिलिप्स थे, लुई फिलिप्स क्या थे? ये चाहते थे जो पूंजीपति वर्ग के लोग, जो धनिक धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, उनके साथ रहना पसंद करते थे। इनको कोई शासन काल में, अपने शासन में अभिरुचि ही नहीं थी, जो अल्पमत में भी था, और उनके पास किसी तरह का सकारात्मक कार्य नहीं था। और ना किसी, उनके शासनकाल में भुखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। और सुधारवादियों ने 25 फरवरी 1848 ईस्वी में पेरिस में क्रियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुईस फिलिप्स को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप्स ने गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया। ये भी इंग्लैंड चले गए। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार
की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई ब्रा था और शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। क्या हमने पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि जो गीजो था वो कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था, ना उसके पास किसी प्रकार का सुधार था, ठीक है। और वो नहीं चाहता था कि किसी प्रकार का राष्ट्र में ना आर्थिक सुधार हो, ना सामाजिक हो, ना वैधानिक हो या संवैधानिक हो। किसी प्रकार के सुधार में नहीं था, वह नहीं चाहता था कि किसी प्रकार का सुधार हो। और जो वहाँ के शासक थे, लुई फिलिप जो शासक थे, वे क्या करते थे, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे उनके साथ रहना पसंद करते थे, उन्हें अपना दोस्त बनाते थे, ताकि अपना दोस्त बना के रखते थे, मतलब उनके साथ रहना पसंद करते थे, उन्हीं लोगों के साथ अपना दिन बिताते थे। और उनके पास ना किसी राष्ट्रहित में ना कुछ सोचते थे कि ना आर्थिक सुधार हो, ना सामाजिक सुधार, ऐसा कुछ भी उनके पास प्लान नहीं था। और उनके शासनकाल में देश में भुखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। जब देश में भुखमरी बढ़ने लगी, किसी भी देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है कि वहाँ पे बेरोजगारी ना हो और किसी प्रकार की भुखमरी किसी को ना हो, ठीक है। भुखमरी क्या है? मतलब बिना खाए पिए लोग मरते जा रहे थे, ठीक है। तो भुखमरी होने लगी, जिसके वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। और जो सुधारवादी पक्ष के लोग थे, 22 फरवरी 1848 को 22 फरवरी 1848 को जो सुधारवादी पक्ष के लोग थे वो 22 फरवरी 1848 को पेरिस में क्रियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन करते हैं। और भोज के आयोजन कर वहाँ पे लोगों में प्रेरणा भरते हैं कि हमारे देश में जो भुखमरी हो रही है, बेरोजगारी व्याप्त हो रही है और देश की दैनिक स्थिति दिन पे दिन गिरती जा रही है, इस मतलब उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को भोज करा के, भोज मतलब खाना वगैरह खिला के, इसको मतलब ऊंचे हाई लेवल पे ले जाना था कि लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगे, लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगेगी और लोग इनके विरोध में आवाज़ उठाएंगे तो देश में कुछ सुधार आ सकते हैं। तो ये सब किसने किया? सुधारवादियों ने। उसने एक विशाल भोज का आयोजन किया और जगह जगह अवरोध लगाए और लुई फिलिप्स को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया। हमने पहले ही कहा भुखमरी बढ़ेगी और उनके विरुद्ध में नाराएं लगने लगेगी, आंदोलन होने लगेगा, तो स्वाभाविक है कि उनको छोड़ना पड़ेगा, उस गद्दी को छोड़। उसी प्रकार लुई फिलिप्स ने गद्दी छोड़ दिया और 24 फरवरी को लुई फिलिप्स गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया। 2 दिन में ही मतलब 22 को भोज आयोजन किए, 22-23 आंदोलन हुआ और 24 को इन्हें उस आंदोलन के प्रति झुकना पड़ा। और 24 फरवरी को यह लुई फिलिप्स से गद्दी छोड़ के इंग्लैंड चले गए और नेशनल असेंबली वहाँ पे तत्पश्चात उसके पास नेशनल असेंबली ने गणतंत्रता की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से जितने भी ऊपर के लोग थे उन्हें मताधिकार प्रदान किया, ठीक है। काम के अधिकार की गारंटी दी, मतलब लोगों को ऐसा आश्वासन दिया कि आप सभी को काम दिया जाएगा और रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी 21 वर्ष से ऊपर थे उन्हें मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार दिए गए। और गणतंत्रवादियों का नेता कौन थे? नेता मार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई ब्रा था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद हो गया, बाद में दोनों में मतभेद हो गया और लुई ब्रा जो थे वो नेपोलियन फ्रांस के सम्राट बन गए। कौन? नेपोलियन फ्रांस के लुई ब्रा फ्रांस के सम्राट बन गए। कब? जब दोनों में मतभेद हो गया। अब हो गए तो क्या हुआ? इस क्रांति के प्रभाव क्या क्या हुए? इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड में भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। और जर्मनी, इटली के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया। लेकिन क्या मतलब नहीं समझे? आप बोलिए कि सर नहीं समझे इसका जन असंतोष का फायदा। मतलब जो अपने राष्ट्र के शासक के प्रति जो असंतोष भावना थी, क्योंकि वे जो काम करते थे उससे खुशी नहीं मिलती थी राष्ट्र की जनता को, तो जो राष्ट्र के शासक के विरुद्ध जो असंतोष भाव था उसका सभी लोगों ने फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राज्य की स्थापना की मांग को आगे बढ़ाया और संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित लोगों ने क्या किया कि राष्ट्र के शासक के प्रति असंतोष प्रकट किया। लोगों में विद्रोह होने लगे जो किसके विरुद्ध? अपने शासक के विरुद्ध लोग आंदोलन करने लगे। और सभी लोगों ने क्या किया? जो सुधारवादक लोग थे,
सुधारवादी लोग थे, ठीक है, वे सभी क्या किए, एकजुट होके, ठीक है, एकजुट हो गए सभी राष्ट्र के लोग और अपने शासक के प्रति राष्ट्रीय एकीकरण का मांग किया और संवैधानिक तौर से स्थापित करने का मांग किया, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत पे आधारित था, मतलब लोगों के हित में आधारित था। अब हम पढ़ते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। क्या? कौन? इटली। इटली जो था 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति, मतलब छोटा सा एक टुकड़ा था, क्योंकि वहाँ पे जो राज्य थे, जो जितने भी स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, सब अलग अलग थे, ठीक है, सभी का शासक अलग अलग थे और सभी में अलगाव की भावना थी। लोग समझते थे कि हम इससे अलग हैं, इससे अलग हैं, ठीक है, सभी लोगों में अलगाव की भावना थी। इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्याओं के अलावा अन्य कई समस्याएं थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे राष्ट्र का हस्तक्षेप था। यहाँ पे दिया हुआ है, इटली को एक देश के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्याओं के अलावा कई अन्य समस्याएं थी। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी शासकों का हस्तक्षेप था। किसका? बहुत सारे जो विदेशी शासक थे उनका हस्तक्षेप था, क्योंकि हमने पहले ही लेक्चर में देखा था कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिक का, उसका हस्तक्षेप था। फ्रांस था, जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अतः एकीकरण में इनका विरोध असंभावित था। मतलब ये लोग, अगर इटली का एकीकरण होता तो ये लोग असंभावित था कि ये लोग इसका विरोध करते, ठीक है, उसको दबाने का कार्य करते, उसको भड़काने का काम करते। इधर क्या था कि इधर राजधानी रोम, जो राजधानी रोम थी, इधर राजधानी रोम में पोप के प्रभाव में थी। जो राजधानी, इटली की राजधानी कहाँ थी पहले? इटली की राजधानी रोम थी। वहाँ पे पोपों का प्रभाव था। पोप कौन थे? जो चर्च के अनुयायी होते थे वे पोप थे, ठीक है, वो पोपों का प्रभाव, पोप के प्रभाव था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उनके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावा अन्य कई आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियाँ भी मौजूद थी। मतलब था कि जो पोप थे रोम की, इटली की राजधानी रोम के जो पोप थे, वे क्या चाहते थे कि जितने भी एकीकरण हो उनके नेतृत्व में हो, उनके समक्ष हो। वे चाहते थे कि जो भी एकीकरण हो, राष्ट्र में एकीकरण हो, वे धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि किसी शासक के नेतृत्व में। इसके अलावा अनेक धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां वहाँ पे मौजूद थी, जो इटली के एकीकरण में प्रतिरोध पैदा कर रही थी, ठीक है। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली का एकीकरण का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों से इटली का नौ जागरण तथा एकीकरण के अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब क्या था कि परंतु 19वीं शताब्दी में इटली में एकीकरण का विकास होना आरंभ हो गया था। क्यों? जब फ्रांस में जो घटनाएं घटित हो रही थी उसका प्रभाव इटली में भी पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो नेपोलियन के जो सैन्य अभियान हुए थे, जो नवजात वर्ग के लोगों को लेकर उसने एकीकरण शुरू किया था, वे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन इटली में उसका प्रभाव दिख रहा था। इस सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब क्या था कि उसका इटली के नवजागरण एकीकरण में अप्रत्यक्ष सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब क्या था कि हमने पहले बताया कि नेपोलियन जो फ्रांस में घटना नेपोलियन की वजह से हो रही थी, नेपोलियन ने वहाँ पे नवजात वर्ग के लोगों को लेके राष्ट्रहित के बारे में सोचा और वहाँ पे एकीकरण का जो मार्ग दिया, उसका प्रभाव इटली में भी पड़ रहा था, जो अप्रत्यक्ष ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहाँ? इटली में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब उसका प्रभाव पड़ा कि यहाँ पे भी एकीकरण होने की मांग उठने लगी। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्य में संगठित किया। जब जो फ्रांस का शासक था नेपोलियन, उसने क्या किया, इटली पे विजय पाने के पश्चात नेपोलियन ने इसका एकीकरण करने के लिए इसे 3 गणराज्यों में स्थापित किया। किसको? इटली को। यथा जो ऐसे थे सिस्पाइन गणराज्य, लिगुनियन गणराज्य, ट्रांसपेडेन गणराज्य। 3 गणराज्यों में इसको बांटा, 3 भागों में इसको बांटा। किसको? इटली को। कौन? नेपोलियन। इसको 3 गणराज्यों में बांटा, सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन गणराज्य और यूनियन गणराज्य और ट्रांसपेडेन। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, बोर्ड में हमेशा पूछता है कि नेपोलियन ने इटली को एकीकरण करने के लिए कौन कौन से भागों में बांटा था? तो 3 गणराज्यों में बांटा था, लिगुलियन, सिस्पाइन और ट्रांसपेडेन। 3 भागों में बांटा था। तो आप इसको हमेशा के लिए रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन
पूछता ही पूछता है, ये पूछेगा ही। ये इसको बोर्ड मॉडल VVI समझ लो, ये हमेशा पूछेगा ही, ठीक है। तो उसने क्या किया कि इसको 3 भागों में बांटा, किसको, इटली को, कौन, नेपोलियन, 3 भागों में बांटा। और उसने यातायात व्यवस्था की भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र में एक शासन के अधीन लाया। मतलब संपूर्ण जितने भी क्षेत्र थे इटली के, उसको एक ही शासन के अधीन में लाने का काम किया। मतलब उसने क्या किया कि वहाँ की यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया और संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया, मतलब एक ही शासक हो वैसा उसने व्यवस्था किया। और इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई, लोगों में जागृति आई, मतलब राष्ट्र हित के प्रति उनमें भावना जगी और जागृति आई। नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस ने 1815 ईस्वी में इटली में पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 गणराज्य पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण की दिशा तय होने लगी। मतलब क्या हुआ था कि नेपोलियन इन सभी काम जो इसने काम किया, नेपोलियन ने क्या, यातायात व्यवस्था को सही किया, इटली को 3 गणराज्य में बांटा ताकि वहाँ पे शासन व्यवस्था सही से हो सके, ठीक है, शासन व्यवस्था सही से होके और उनका एकीकरण आसान से हो जाए, उनका एकीकरण आसानी से कर दिया जाए। और वहाँ पे शासन व्यवस्था लाया और लोगों को रोजगार का अधिकार दिया, ठीक है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उसका पतन हो जाता है 1814 ईस्वी में, किसके द्वारा, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के द्वारा उसको हरा दिया जाता है। और वियना कांग्रेस क्या थी, जिसमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, ठीक है, इंग्लैंड, इन सभी देशों ने भाग लिया। और वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक अधिवेशन हुआ, एक सम्मेलन हुआ जिसको वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और 1815 ईस्वी में इटली में पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को 2 गणराज्यों में उन्होंने बांट दिया, पीडमाउंट और सार्डिनिया, जिसको हमने पहले ही लेक्चर में बताया था, बांट दिया। इस प्रकार इटली की एकीकरण की दिशा तय हुई। हाँ, और पीडमाउंट में बांट दिया कौन, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। फिर क्या था इटली में 1820 में ही सभी राज्यों में संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे थे। और एक गुप्त दल बनाया गया था जिसका नाम था काब्रोनारी था, का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि छापामार युद्ध के द्वारा छापा मार के राजतंत्र को नष्ट करना और गणराज्य की स्थापना करना था। मतलब क्या था कि इसका उद्देश्य था किसका, काब्रोनारी जो संगठन बना था, गुप्त दल बना था, ये गुप्त था, ठीक है। इसमें कुछ लोग ही भाग लिए हुए थे, इसके सदस्य थे, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या था कि छापामार के द्वारा, मतलब छापा मार के, मतलब किसी अचानक जगह पे छापा मार के वहाँ के राजतंत्र को भंग कर देना, राजतंत्र को नष्ट कर वहाँ पे गणराज्य की स्थापना करता। और प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का भी संबंध इसी दल से था। और 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूत नहीं रहा सका और यहाँ नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। मेजनी ने नागरिक आंदोलन के उपयोग करते हुए उत्तरी मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य की स्थापना करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। इसने क्या किया, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था 1830 की क्रांति, तो 1820 में यहाँ पे सुधार शुरू हो गए थे, ठीक है। और एक गुप्त दल भी बन गया था जिसका नाम था काब्रोनारी। ये क्या करते थे कि आक्रमण करके, ठीक है, वहाँ के राजतंत्र को भंग कर देते थे, राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करते थे। और जो एक प्रसिद्ध आदर्शवादी मेजनी, जिसका संबंध इसी दल से था। और 1830 में इसने क्या किया, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था कि 1830 की फ्रांस की क्रांति, 1830 में इन्होंने क्या किया कि जब जुलाई 1830 की क्रांति हो रही थी, उसका प्रभाव सभी देशों में पड़ा था। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि इटली में भी पड़ा है, जर्मनी में पड़ा, हंगरी में भी पड़ा। तो उस क्रांति का प्रभाव सभी देशों में पड़ा, ठीक है। तो वैसे ही इटली में भी पड़ा, तो उस क्रांति के प्रभाव से इटली भी नहीं बच पाया, ठीक है। और यहाँ पे भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। तो नागरिक आंदोलन शुरू हो गए तो मेजनी ने क्या किया कि इन नागरिक आंदोलन का फायदा उठाया, मतलब उपयोग करते हुए मध्य इटली जो थी, इटली का भाग था जो मध्य इटली था, मध्य और उत्तरी इटली को एकीकृत गणराज्य की स्थापना करने का इन्होंने प्लान बनाया। इन्होंने एकीकृत करने के लिए कौन से भाग, इटली के उत्तरी और मध्य भाग को एकीकृत गणराज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। लेकिन वहाँ का मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का जो मेटरनिक था, कि चांसलर ने मेटरनिक द्वारा राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया। वहाँ पे जो नागरिक आंदोलन हो रहे थे जिसका फायदा उठा के उपयोग करके मेजनी
मेजनी उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत करना चाहते थे, उसका फ़ायदा उठा के जो करना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसने क्या किया, इस नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके फलस्वरूप मेजनी को इटली छोड़ के पलायन करना पड़ा, वहाँ से भाग के जाना पड़ा, नहीं तो ये बंदी बना लिए जाते ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे मेजनी, मेजनी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर से पढ़ेंगे मेजनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे राष्ट्र एकीकरण का द्वितीय चरण, ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।